नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता का ये चतुर्थ वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, एंथनी गिडेंस के विचार। विद्यार्थियों, एंथनी गिडेंस एक मार्क्सवादी विचारक हैं। वो कार्ल मार्क्स ने राज्य को एक ऐसे यंत्र के रूप में चित्रित किया था जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। मार्क्सवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख है और वे कहता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके अंतर्गत एक वर्ग दूसरे वर्ग को दमन करता है। वो एक वर्ग कौन सा है? पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग। इसलिए राज्य की समाप्ति अनिवार्य है। बाद में मार्क्सवादियों का ऐसा लगा कि उनकी राज्य संबंधी अवधारणा जो है वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वे ये कहने लगे कि राज्य का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि साम्यवादी देशों में राज्य शोषण का यंत्र नहीं रहता, वह तो सर्वसाधारण जनता की इच्छा को पूरा करता है। जब कार्ल मार्क्स ने यह स्वीकार किया कि राज्य के बिना जो है पूरी व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता, राज्य का लोप नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि साम्यवादी देश जो है वो राज्य को शोषण का यंत्र नहीं स्थापित कर सकते। राज्य जो है साम्यवादी की दृष्टि में सर्वसाधारण जनता की इच्छाओं की पूर्ति करता है और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। मार्क्सवादी के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है। कहने का मतलब ये है कि मार्क्सवादी कहते हैं कि जो नागरिकता का जो अधिकार मिला है, नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही मिले हैं। इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक जो है एंथनी गिडेंस रहा है और नागरिकता के इस विषय से संबंधित उन्होंने कई अपने विचार जो है विभिन्न ग्रंथों में लिखे हैं, जिसमें समाज की संरचना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, राष्ट्र, राज्य और हिंसा, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस और ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन समीक्षा, ए कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। गिडेंस ने मार्शल के उदारवाद सिद्धांत की 4 मुख्य आधारों पर आलोचना करी है। तो विद्यार्थियों, एंथनी गिडेंस की चारों पुस्तकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने जो प्रमुख आधार बताए हैं उदारवादी सिद्धांत की आलोचनाओं के, वो ये हैं कि पहली बात कि मार्शल कहता है कि मार्शल का ये कथन था कि बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं दिखता कि अधिकारों का विकास रेखीय है। यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई कि एंथनी गिडेंस कहता है कि अधिकारों का विकास रेखीय नहीं हो सकता। अधिकारों के क्षेत्र में समाज ने एक दूसरे के बाद छलांग नहीं लगाई है। मार्शल का ये विश्लेषण जो है एक गंभीर समस्या का मात्र सरलीकरण बता दिया गया, एक इजी तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया है मात्र सिर्फ। एंथनी गिडेंस ऐसे कहते हैं। मार्शल के विश्लेषण से यह लगता है कि अधिकारों की स्वीकृति के मामले में राज्य की भूमिका बहुत उदार रही है और सत्ताधारियों ने एक के बाद दूसरी मांग को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। एंथनी गिडेंस उसे अमान्य करार देते हैं कि राज्य की भूमिका ऐसी उदार नहीं है कि वह एक के बाद दूसरे अधिकारों को मान्यता प्रदान कर देगी। इसके लिए बहुत बड़ा लंबा वर्ग संघर्ष जो है मजदूरों ने पूंजीपतियों के प्रति किया, ऐसा उनका कहना है। मार्शल के विश्लेषण में उस संघर्ष का कोई जिक्र नहीं मिलता जिसके बिना अधिकारों की उपलब्धि संभव थी ही नहीं। वह यह भूल जाता था कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए मानव समाज को हर युग में हर स्तर पर भीषण संघर्ष करना पड़ा। कृषिदासों ने सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज के मध्यम वर्ग ने सामंतों को हराया और सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आज भी लड़ाई जारी है। इस प्रकार से मार्शल के इस रेखीय सिद्धांत का वो घोर विरोध करते हैं। और चौथी बात वो कहते हैं कि मार्शल ने बहुत आसानी से ये स्वीकार कर लिया कि अधिकारों का लगातार विस्तार हो रहा है। वह ये भूल जाता है कि आने वाले समय में यह संभव है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से राज्य हाथ खींच ले और लोगों को प्रतिस्पर्धा या बाजार की शक्तियों पर के हाल छोड़ दे, अर्थात कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार के बजाय उनमें कटौती संभव है। और डेविड हेल्ट ने गिडेंस के इस विश्लेषण को सराहा। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के संबंध में बड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखती थी और वह नहीं चाहती थी कि बेरोजगार व्यक्ति सरकार पर बोझ बने। वह बेरोजगारों को दिए जाने वाले भत्तों में कटौती चाहती थी। और दूसरी बात यह है कि अपनी इस योजना को लागू नहीं कर सकी और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण पर किए जा रहे खर्चों में कटौती चाहती थी। नवंबर 1995 में अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद, अमेरिकी कांग्रेस ये कोई पार्टी नहीं है विद्यार्थियों। कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस।
ने इसी तरह के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति देकर क्लिंटन प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। तो ये 1995 में जो अमेरिकी कांग्रेस है वहां पे संसद को इसी नाम से पुकारा जाता है, जिसमें सीनेट जो उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा जो निम्न सदन है, इस नाम से सीनेट और प्रतिनिधि सभा जो मिलकर के संसद बनती है उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो इसी तरह के बजट प्रस्तावों की स्वीकृति देकर क्लिंटन प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी उन्होंने। और इसी प्रकार से उन्होंने मार्शल के सिद्धांत की आलोचना के बाद गिडेन्स के अधिकार और नागरिकता के संबंध में उसने 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। नागरिकता के लिए संघर्ष, एंथनी गिडेन्स हमेशा ये बात करता है कि हमेशा नागरिक अधिकार जो है राज्य के द्वारा सहज ही नहीं दे दिए गए हैं, उसके लिए उसने बहुत लंबा संघर्ष किया, तब जाके उसे ये अधिकार प्राप्त हुए। अधिकारों का विकास राष्ट्र राज्यों के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है और 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इस प्रक्रिया में मध्य वर्ग, व्यापारी और उद्यमियों की भूमिका बढ़ी और मध्य वर्ग ने सामंतों के खिलाफ राजाओं की भरपूर मदद की और राष्ट्र राज्यों का प्रशासनिक ढांचा जनता के सहयोग के बिना नहीं चल सका और बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों को सिर्फ पार्श्विक बल से ही नहीं चलाया जा सकता था। नागरिक और विशेषकर मध्य वर्ग के पास अब वह शक्ति थी जिससे वह शासकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकता था। मध्य वर्ग ने अपनी इस शक्ति का पूरा लाभ उठाया और इसका यह अर्थ नहीं कि अधिकार राज्य की दया या उदारता पर आधारित है। जैसे कि एंथनी गिडेन्स कहते हैं कि राज्य सहज रूप से नहीं प्राप्त हुए हैं, दया से प्राप्त नहीं हुए हैं, उसके लिए तो बाकायदा एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और वर्ग संघर्ष कई स्तरों पर चला। बुर्जुआ वर्ग ने सामंतों से लड़ाई की और मजदूरों ने बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ संघर्ष किया और मजदूरों ने एक लंबे संघर्ष के बाद अधिकार हासिल किए और उनमें मुख्य ये थे कि मजदूर संघ बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूंजीपतियों से सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार जिसके अंतर्गत वह अपना न्यूनतम मजदूरी जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मार्शल ने पहले 2 अधिकार को नागरिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जबकि एंथनी गिडेन्स ने इन्हें औद्योगिक अधिकारों की श्रेणी में रखा। इसके बाद दूसरी बात आती है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विकास साथ साथ हुआ है। गिडेन्स कहते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार को एक दूसरे से अलग करके यदि कोई विश्लेषण किया जाता है तो वह भ्रामक हो, यानी कि भ्रमित करने वाला होगा। दोनों तरह के अधिकार एक साथ विकसित हुए हैं। जैसे 1689 यानी कि 1689 के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स में सिर्फ नागरिक अधिकारों का ही उल्लेख नहीं था, उसमें कई राजनीतिक अधिकार भी शामिल थे, जैसे कि संसद के चुनाव स्वतंत्र रीति से होंगे, संसद सदस्यों के सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और सदन में दिए गए किसी भी भाषण या मत के लिए किसी सदस्य पर देश के किसी न्यायालय में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों ये व्यवस्था भी की गई कि राजा को संसद के किसी कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विकास साथ साथ हुआ है। मार्शल जिस प्रकार से कहते हैं कि नागरिक अधिकार पहले आए उसके बाद राजनीतिक अधिकार आए, ऐसा नहीं है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार का विकास एक साथ ही हुआ है। अधिकार और आजादी सिर्फ बुर्जुआ वर्ग के लिए। गिडेन्स कहता है कि वर्तमान पूंजीवादी समाज की स्वतंत्रता को सारहीन और दिखावा मात्र कहा जाएगा। उनके अनुसार पश्चिम के पूंजीवादी राज्यों को वर्ग राज्य कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा क्योंकि वे पूंजीपतियों के ही हितों को बढ़ावा देते हैं, यानी बुर्जुआ समाज को बढ़ावा देते हैं। कहने के लिए तो सिर्फ सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, पर बड़े बड़े उद्योगों के मालिक राजनीतिक दलों को चंदा देने, प्रचार साधनों में जैसे अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इन पर नियंत्रण रखने के कारण राजनीति पर छा गए हैं और मजदूरों के लिए विधानमंडल का दरवाजा बिल्कुल बंद है। जैसे ही वह फैक्ट्री में प्रवेश करता है वह पूरी दुनिया से कट जाता है, दूर हो जाता है और उसके माई बाप तो उद्योगपति हैं जिनके इशारे पर उसे चलना पड़ता है। राजनीति तो क्या, वह अपनी फैक्ट्री में भी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता। एंथनी गिडेन्स कहता है कि पूंजीपति और मजदूर जिस अनुबंध या इकरारनामे से बंधे होते हैं उनके अनुसार कारखानों के संचालन में मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता और इस तरह की व्यवस्था को मात्र संयोग ही नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूंजीवादी राज्य की तो विशेषता ही यही है कि राज्य औद्योगिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करे। अब बात आती है गिडेन्स के मूल्यांकन की। गिडेन्स की इस दलील से हम सहमत हैं कि ऐसे कई अधिकार जिन्हें मार्शल ने नागरिक अधिकार बताया है मूल रूप से वो औद्योगिक अधिकार ही हैं, फिर भी उसके विश्लेषण में बहुत सारे दोष हैं। पहला दोष बताया गया है कि गिडेन्स की यह मान्यता
निराधार है कि मार्शल के विश्लेषण में उस संघर्ष का कोई जिक्र नहीं मिलता जिसके बिना अधिकारों की उपलब्धि संभव थी ही नहीं। मार्शल ने स्पष्ट रूप से कहा है विद्यार्थियों कि नागरिकता के विस्तार को प्रोत्साहन उस संघर्ष से मिला जो अधिकारों को हासिल करने के लिए किया गया था। अधिकारों को हासिल कर लेने के बाद उसके उपभोग के लिए संघर्ष की आवश्यकता थी और वह संघर्ष हुआ भी। दूसरी बात, ब्रिटेन में औद्योगिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया गया उसकी नींव उस मध्य वर्ग द्वारा रखी गई थी जिसे गिडेंस बुर्जुआ वर्ग कहता है। 18वीं शताब्दी में यदि जॉन विल्के जैसे व्यक्तियों ने विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया था और औद्योगिक अधिकार यानी मजदूर संघ बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ये मान्यता कभी नहीं मिल सकती थी। तीसरी बात आती है मार्शल की यह मान्यता थी कि अधिकारों के विस्तार में समाज के चरित्र में एक मौलिक बदलाव आया और उसमें असमानताएं कम हुई तथा वर्ग संघर्ष की संभावना भी घटी। तो कहने का तात्पर्य ये विद्यार्थियों, एंथनी गिडेंस का जो नागरिकता का सिद्धांत है वह भी अपूर्ण है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसके साथ ही गिडेंस के सिद्धांत की डेविड हेल द्वारा की गई आलोचना, मतलब डेविड हेल ने भी एंथनी गिडेंस के सिद्धांत की आलोचना करी है। वो कहते हैं डेविड हेल ने गिडेंस के सिद्धांत की बहुत सी त्रुटियां बताई हैं। मुख्य बात तो यह है कि गिडेंस स्वयं एक मार्क्सवादी अपने आप को कहता है, पर बाद में एक ग्रंथ राष्ट्र, राज्य और हिंसा में उसने मार्क्स की बहुत सी मान्यताओं को नकार दिया है, उसका विरोध किया है। गिडेंस जो है वो कहते हैं कि आज के उन्नत औद्योगिक समाज में पूंजीवाद का अब वह स्वरूप नहीं रह गया जो 19वीं शताब्दी में था और इस परिवर्तन को लाने में मुख्य भूमिका जो है श्रमिक आंदोलनों की ही रही। अधिकांश पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद ने अब कल्याणकारी पूंजीवाद का रूप ग्रहण कर लिया है जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है और सामाजिक आर्थिक अधिकारों का दायरा भी विस्तृत हुआ है। अब मजदूरों के, श्रमिकों के अधिकारों का भी दायरा विस्तृत हुआ है। गिडेंस के इस कथन में यह ध्वनि निकलती है बच्चों कि पूंजीवादी राज्यों में श्रमिक वर्ग अब कुछ वास्तविक अधिकारों का उपभोग करने लगा है और ऐसी स्थिति में गिडेंस का ये कहना है कि अधिकार और आजादी सिर्फ बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपतियों व मध्यम वर्ग के लिए है। कहां तक युक्ति संगत है ये देखने योग्य बात है कि एंथनी गिडेंस के विचारों की इसी असंगति को ध्यान में रखते हुए मैकमिलन ने कहा कि मार्क्सवादी के नाते गिडेंस ने वर्ग संघर्ष को अपने दर्शन में केंद्रीय स्थान दिया है और वे पश्चिम की बहुलवादी अंतर्दृष्टि को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से डेविड हेल ने एंथनी गिडेंस की भी आलोचना करी। अब हम बात करते हैं नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि नागरिकता से संबंधित कुछ प्रसिद्ध सिद्धांतों की मीमांसा और समालोचना बहुत आवश्यक है। नारीवादी और उपेक्षित वर्गवादी लेखकों ने अपने अपने ढंग से नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना की है। उनका कहना क्या है विद्यार्थियों की समाज से सामाजिक आर्थिक विषमताएं हटाई जाएं जिससे कि कोई भी वर्ग अपने को वंचित महसूस नहीं कर सके। उपेक्षित वर्ग जो है, जो वंचित है और शोषित है, लोगों के लिए नागरिकता का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि वे राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं कर लेते हैं। नागरिकता का अधिक तभी है जब इन वंचित और शोषित वर्गों को राजनीति में अपना हिस्सा मिले। सबसे पहले बात आती है नागरिकता से जुड़े सभी प्रश्नों को का विश्लेषण करने के 3 निष्कर्ष निकाले हैं डेविड हेल ने। वो इस प्रकार से, सबसे पहले बात आती है चयन की आजादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अधिकारों के विषय में न तो मार्शल के रेखी सिद्धांत को ही हम पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही हम एंथनी गिडेंस के सिद्धांत को हम स्वीकार कर सकते हैं। वास्तव में अधिकारों का उद्भव विभिन्न कारणों से हुआ है, जैसे सामंतों और राजाओं के आपसी विवादों से हुआ, करों में बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों के विद्रोह से हुआ, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से हुआ, नव चेतना या पुनर्जागरण के प्रभाव से हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्र राज्यों का उद्भव, धर्म सुधार आंदोलन, चर्च और स्टेट का संघर्ष, व्यक्तिवाद व अन्य राजनीतिक विचारधारा का उद्भव, ये सभी कारण जो हैं नागरिकता के उद्भव या नागरिकता के सिद्धांतों या नागरिकता के अधिकार से संबंधित हैं। इन्हीं सभी के संघर्षों के कारण ही जो है नागरिकता प्राप्त हुई। नागरिकता का सबसे पहला प्रश्न आता है चयन की आजादी से जुड़ा हुआ है। उसके मूल में यह विचारधारा निहित होती है विद्यार्थियों कि व्यक्ति को पारिवारिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में चयन की आजादी प्रदान की जाए, वह स्वयं इस बात का निर्णय कर सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरी बात आती है विद्यार्थियों नागरिकता के विषय में जो बहस चल रही है वो उसे विस्तृत किया जाए। डेविड हेल ने मार्शल और एंथनी गिडेंस द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह से नकारा नहीं है, पर उसका यह मत है कि बहस के दायरे को विस्तृत किया जाए, मतलब जो वाद विवाद का दायरा है उसको व्यापक किया जाए। सिर्फ वर्ग संघर्ष की बातों से काम नहीं चलेगा, खाली वर्गों के संघर्ष से ही अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती है। उसमें अब इस तरह के सवाल भी जोड़े जाने चाहिए जैसे कि नारीवाद, नारी आंदोलन, श्वेत लोगों के खिलाफ अश्वेत आंदोलन, बाल श्रम, बच्चों के अधिकार, परिस्थिति
विज्ञान यानी इकोलॉजी, जिसे पर्यावरण भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है, अध्ययन किया जाता है वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनके भी कुछ नैतिक अधिकार हैं या नहीं है। नागरिकों का विवेचन करते समय हम स्त्री पुरुष के प्रभुत्व और उपेक्षित वर्गों या दलितों की दयनीय स्थिति को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद विद्यार्थियों, राज्य और समाज के पृथक्करण का हम स्वागत करते हैं। डेविड हिल ने राज्य और समाज के पृथक्करण को लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बताया है और यह भी कहा है बच्चों कि राज्य मानव जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और डेविड हिल ये कहता है कि मार्क्सवादियों की इस शिकायत का जवाब दे रहा है डेविड हिल कि पूंजीवाद समाज में राज्य आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करता। पूंजीवादी समाज में राज्य आर्थिक जीवन को नियंत्रित बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए श्रमिकों का शोषण जारी है। डेविड हिल के अनुसार संविधान, अदालतें कई अन्य शक्ति केंद्र अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्रियाशील है। ऐसी स्थिति को हम एक सुखद स्थिति नहीं कहेंगे जिसमें बड़े बड़े आर्थिक निर्णय राज्य करता है और उत्पादन व वितरण का दायित्व भी उसी के हाथों में होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राज्य और समाज के पृथक्करण का हम स्वागत करते हैं। ये दोनों अपने आप में पृथक हैं और किस प्रकार से राज्य जो है समाज की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, राज्य एक केंद्रीय व्यवस्था रखता है और विभिन्न डेविड हिल ने जिस प्रकार से कहा, संविधान, अदालतें और कई अन्य शक्ति केंद्र जो हैं अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरंतर क्रियाशील है और ऐसी स्थिति को हम सुखद स्थिति नहीं कहेंगे जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक आर्थिक निर्णय जो है राज्य करता है, उत्पादन और वितरण का दायित्व जो है उसी के हाथों में होता है, इसलिए समाज के हाथों में होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम देखते हैं इस अध्याय का सार संक्षेप। सबसे पहले हमने नागरिकता किसे कहते हैं, इसको हमने जाना था कि नागरिकता एक कानूनी हैसियत का नाम है जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें सामाजिक राजनीतिक अधिकार भी आते हैं और कुछ कर्तव्य भी शामिल होते हैं। नागरिक और विदेशी में अंतर हमने समझा। जो स्थायी रूप से रह रहा है, निवास कर रहा है, वो नागरिक है। विदेशी जो बाहर से भ्रमण के लिए आया है और किसी कारणवश यहाँ पे शरणार्थी बना हुआ है, उसे विदेशी कहा गया है ना। उस विदेशी के पास भी कुछ अधिकार हैं, जीवन का अधिकार उसके पास है और माल असबाब की रक्षा का अधिकार भी उसके पास है। इसी के साथ ही हमें नागरिकता के विभिन्न रूपों के बारे में जाना, जिसमें जन्मजात नागरिक और देशीकृत नागरिक के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने नागरिकता की अवधारणा और उसके उदय और उसके ऐतिहासिक क्रम को हमने जाना, जिसमें प्राचीन यूनानी अवधारणा, रोमन अवधारणा, मध्ययुगीन अवधारणा और नागरिकता की आधुनिक अवधारणा को हमने जाना। नागरिकता के सिद्धांतों में हमने उदारवादी सिद्धांत को जाना, मार्शल के सिद्धांत को, डेविड हिल के सिद्धांत को हमने जाना, एंथनी गिडेंस के सिद्धांत को भी हमने जाना और हमने साथ में इसकी समालोचना करते हुए डेविड हिल के वक्तव्यों को भी जाना। इसके साथ ही विद्यार्थियों, नागरिकता से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं प्रश्नावली में दिए गए हैं, जिसे देखो पूछे जा सकते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता की शर्तें इसके अंतर्गत बतानी है। इसी के अथवे के रूप में इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देशीकृत नागरिकता से आप क्या समझते हैं और देशीकृत नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कौन सी शर्तें बताई गई हैं और विदेशी को भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से देशीकृत नागरिकता का इसके अंतर्गत आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और नागरिकता की अवधारणा के उद्भव और ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत बताना है, उद्भव बताना है, उसका विकास क्रम बताना है, उदारवादी सिद्धांत की समीक्षा करनी है, तीसरा प्रश्न। मार्शल के सिद्धांत के संदर्भ में नागरिकता का विश्लेषण, चौथा प्रश्न है ये। और इससे संबंधित अथवे में 3 प्रश्न और दिए गए हैं, जिसमें नागरिकता के 3 मूल तत्वों पर प्रकाश डालते हुए टी.एच. मार्शल के सिद्धांत की आलोचना और क्या मार्शल के इस सिद्धांत से सहमत हैं आप कि नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का विकास रेखीय है। इसी के साथ ही एक और प्रश्न जिसमें अथवा में दिया गया है, टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता के 3 मूल तत्वों के ऐतिहासिक विकास का विवेचन इसमें पूछा गया है। इसके साथ ही 5वां प्रश्न है, मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत के एंथनी गिडेंस द्वारा की गई आलोचना का विवेचन करना है। एंथनी गिडेंस के इस सिद्धांत से सहमत हैं कि नागरिकता की जड़ें वर्ग संघर्ष में मौजूद हैं। नागरिकता के मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण का विवेचन, इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है। इस प्रकार से 6वां प्रश्न आता है, नागरिकता के सिद्धांत में मार्शल और गिडेंस के योगदान का मूल्यांकन करना है और मार्शल और गिडेंस के विचारों के विशेष संदर्भ में नागरिकता के उद्भव और विकास का विवेचन करना है। नागरिकता क्या है, नागरिकता के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये सभी प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को हम जो लघु उत्तर में भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम 8 नंबर या 10 नंबर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ऐसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, या हम कहें कि 2 नंबर के प्रश्न हैं, 1 लाइन के प्रश्न हैं, जिनके अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारक, जिसमें नागरिकता
की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी। दूसरी बात, इसके अंतर्गत उस एंथनी गिडेंस की पुस्तकों के नाम भी पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से उदारवादी विचारक में हम लॉक की बात करते हैं, जॉन लॉक ने किस प्रकार से अधिकारों की व्याख्या की, नागरिकता के अधिकारों की व्याख्या की, किस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की। ये सभी बातों, इन सभी छोटे-छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को आपको अध्ययन करना है और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, जिससे कि आपके छोटे-छोटे प्रश्न जो हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार एंड धन्यवाद।